रक्त के थक्का जमने की समयावधि जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण एक छोटी से छोटी चोट पर भी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर भी एक बात समझिए, ये भी हमारा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है मतलब ये भी एक्स क्रोमोजोम पर होता है। ठीक है, यानी जैसा कंडीशन हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था वैसा ही कंडीशन आपको जो है हीमोफीलिया में भी देखने के लिए मिलता है। यानी अगर मदर को इन्फेक्टेड है, मदर अगर हीमोफीलिया से इन्फेक्टेड है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसका सन होगा तो 50% चांसेस है कि उसको हीमोफीलिया हो सकता है। अगर उसकी डॉटर होगी तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि उसको हीमोफीलिया होगा। ठीक है, सेम कलर ब्लाइंडनेस की तरह। तो लिखना क्या है कलर ब्लाइंडनेस में, हीमोफीलिया में पहली चीज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दूसरी चीज क्लॉटिंग टाइम जो ब्लड का होता है वो प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण कि एक व्यक्ति जब इसे छोटी से भी चोट लगती है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। ठीक है, और फीमेल की ही तरह जैसे कलर ब्लाइंडनेस में था वैसे ही कहानी यहाँ पे भी है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्वीन विक्टोरिया जो थे उनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, या उनके जो फैमिली ट्री में ये प्रॉब्लम थी। इसके लिए इनके कई सारे ऐसे जनरेशन आए जिसमें कि हीमोफीलिया की प्रॉब्लम देखी गई थी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस के बाद सेकेंड हीमोफीलिया। याद रखने वाली बात, हीमोफीलिया में ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्लड का जो क्लॉटिंग टाइम होता है, रक्त के थक्का जमने की जो समयावधि होती है, ये रक्त के थक्का जमने की समयावधि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, द्रात कोशिका अरक्तता। अब इसमें देखिए क्या सिचुएशन आती है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड का शेप होता है, ये नॉर्मल ब्लड का शेप बाइकॉनकेव होता है, इस तरह का होता है। लेकिन जब इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो ब्लड सेल है वो सिकल के आकार का यानी हंसिए के आकार का हो जाता है। अब इस आकार में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और जब ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो सेल्स में जाकर के जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, श्वसन का प्रक्रिया होती है, जिससे कि ऊर्जा उत्पादित होती है, जिससे कि एनर्जी बनती है। ये प्रक्रिया में चाहिए क्या होता है, O2। और अगर O2 की मात्रा कम हो गई, यहां कम पहुंची, तो ये प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और इस कारण से एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा का जो उत्पादन होता है बॉडी में, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। व्यक्ति जल्दी आपको थकने लगेगा, टायर्ड दिखाई देगा। टायर्ड के अलावा फिर आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है, इनकी डेथ भी हो जाती है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ब्लड का जो शेप होता है वो नॉर्मल शेप ना होकर के सिकल के आकार का शेप हो जाता है। दूसरा, इस सिकल के आकार का शेप होने के कारण इनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। तीसरा, इसके कारण व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और चौथा, ये भी अपने पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफर हो सकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मदर या फादर स्पेसिफिक लिंक्ड है, ये किसी से भी बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे से पहले के दो आपने देखे, मुख्य रूप से मदर से ट्रांसफर होता है, यहां पर मदर या फादर दोनों में से किसी में से भी ट्रांसफर हो सकता है, बराबर प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब ये देखिए होता क्यों है, हमने बात किया था कि भाई स्ट्रक्चर के कारण होता है।
तो देखिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारा जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है, इसको बनाने के लिए जो पेप्टाइड चेन है, पेप्टाइड चेन क्या चीज होती है तो समझिए, जब भी कोई प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए एमिनो एसिड्स, उस प्रोटीन को बनाने के लिए एमिनो एसिड्स के चेन आपस में जुड़ते हैं। एमिनो एसिड क्या है तो एमिनो एसिड है मोनोमर, एमिनो एसिड है मोनोमर। मोनोमर मतलब क्या है, ये मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीमर। एकलक और इसको हम कहते हैं बहुलक, ठीक है। तो ये पॉलीमर कौन बनाता है, ये तो पॉलीमर मोनोमर। जैसे आपने सुना होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, C2H2 इथीन। इस इथीन के बहुत सारे चेन मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, तो उसका नाम क्या हमने बोल दिया, पॉलीइथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे चेन मिल करके। उसी तरह से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक सिंपल बायोमॉलिक्यूल है जिसके की चेन मिलकर के, जिसके की बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार के प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो देखिए एक चेन आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए 7 अमीनो एसिड के चेन है, जिसमें वेलिनिन, हिस्टामिन, ल्यूटिनिन, थ्रोनिन, प्रोनिन। इसके बाद देखिए सिक्स्थ वाला आपका दिख रहा है GLU, इसको ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन देखिए सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि ये ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, वेलिनिन में कन्वर्ट हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है, तो कारण है कि 6th अमीनो एसिड की पोजीशन पे, 6वें अमीनो एसिड की पोजीशन पे, 6th अमीनो एसिड की पोजीशन पे हमारे इस चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिनिन आ जाता है, जिसके कारण कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की वो सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक, सिकल सेल एनीमिया एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बताइए यहां तक क्लियर है सर, पेप्टाइड क्या होता है, ठीक है। पेप्टाइड क्या होता है समझिए, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एमिनो एसिड मिलते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्या मिलते हैं, एमिनो एसिड मिलते हैं। अब ये एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड एक बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल यानी जैसे आप देखते हैं ग्लूकोज आपने देखा होगा, फैट्स आपने देखा होगा, उसी तरह से एमिनो एसिड भी जो है ये एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हाँ समझिए अनीता, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे बॉडी में ये बायोमॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, जैविक अणु मिलते हैं। जैसे ग्लूकोज आपने सुना होगा, उसी प्रकार से बायोमॉलिक्यूल एक अमीनो एसिड भी है। ये अमीनो एसिड हमारे बॉडी में टोटल कितने प्रेजेंट हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 20% है, 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये अमीनो एसिड एक सिंगल यूनिट है, एक एकल यूनिट है। इसके जब बहुत सारे यूनिट ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिट मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसको हम एक इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं पेप्टाइड, और इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे। तो जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें पेप्टाइड चेन कहते हैं। जैसे हम बात करें एक सिंपल सा, तो एक ब्रिक होता है, ईट होता है, ठीक है ना, ब्रिक होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्रिक मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक वॉल बन जाता है। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं हमारे लिए, पॉलीपेप्टाइड। आपके बॉडी में जितने भी प्रोटीन है, जितने भी प्रोटीन है, वो सभी प्रोटीन इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है। जितने भी प्रोटीन्स आप देख रहे हैं सब इन्हीं पॉलीपेप्टाइड, इन्हीं अमीनो एसिड के अलग 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 कॉम्बिनेशन को मिला करके सारे के सारे प्रोटीन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य अवस्था में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है हीमोग्लोबिन की, उसका स्ट्रक्चर होता है जहां 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण, इस सिकल सेल एनीमिया में ये ग्लूटामिक एसिड ना होकर के वेलिनिन हो जाता है। बताइए बात समझ में आई यहां तक, ओमकार, अनीता, बताइए बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से बताइए।
कोई डाउट यहां तक बताइए, और बाकी भी लोग बताइए भाई, कोई डाउट यहां तक आपको? ओमकार बोलो भाई, पॉलीपेप्टाइड समझ में आया क्या चीज होता है पॉलीपेप्टाइड? ठीक है, चलिए। रवीना, फिर से क्या समझ में नहीं आया आपको? रवीना, आपको क्या समझ में नहीं आया? रवीना, आप डाउट बताइए, आपको क्या समझ में नहीं आया? पॉली, पॉली का मतलब होता है, देखिए सबसे पहली चीज तो POLI नहीं होता है, ठीक है। बहुलक जिसको आप बोलते हैं वो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे POLI नहीं होता है, ये होता है POLY, ठीक है। पॉली मतलब होता है मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। यानी एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड, फिर एक अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड मिलकर के जब बनाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। क्लियर है रमीना? पॉलीपेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला, अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम बता दीजिए, 3 4 5 ऐसा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम बता दीजिए। या तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में 5 नंबर में लिखिए। तो जब भी हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में 5 नंबर में लिखेंगे तो हमें कम से कम 5 पॉइंट तो हमारे पास होने चाहिए। वो पॉइंट्स आप क्या क्या दे सकते हैं? वो पॉइंट्स में जो अभी हमने डिस्कस किया है उन सभी पॉइंट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल कीटोनेरिया, इसका नाम है फिनाइल कीटोनेरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोनेरिया, फिनाइल, ठीक है। जो घर में यूज करते हैं आप वो फिनाइल, और कीटोनेरिया, ठीक है। अब ये फिनाइल कीटोनेरिया प्रॉब्लम क्या होती है तो समझिए। अभी हमने बात करी थी अमीनो एसिड की, फिनाइल कीटोनेरिया, ठीक है। तो हमने बात करी थी अमीनो एसिड की, तो हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड हमारे ही बॉडी में प्रेजेंट होता है और यही मिल करके अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है कि यह भी आवश्यक है कि जब हमारे बॉडी में किसी मॉलिक्यूल की, किसी अणु का काम खत्म हो जाता है तो उस अणु को हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी में अगर रहेगा तो वो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसका कि एक एग्जाम्पल आपको अब यहां पे दिखाई दे। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या होता है? इस प्रॉब्लम में एक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनाइल एलिनिन। ध्यान दीजिए, नाम क्या है? फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन, ठीक है। इस अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलिनिन। इस फिनाइल एलिनिन का काम खत्म होने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अगले केमिकल कंपाउंड में, रासायनिक तत्व में, जिसका नाम है टायरोसिन। ध्यान दीजिए, फिनाइल एलिनिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है टायरोसिन में, इसका काम समाप्त होने के बाद। ये काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स उत्तरदायी होते हैं। एंजाइम्स मतलब हम क्या बोल रहे हैं? एंजाइम्स मतलब हम बोल रहे हैं जैविक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। सुना है आपने? समझिए पहले एंजाइम्स क्या होता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट सुना है आपने वर्ड? इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। केमिस्ट्री में जो ये वर्ड यूज होता है और इसका नाम रहता है, इसका नाम कहते हैं हम उत्प्रेरक। बताइए, आपने सुना है उत्प्रेरक के बारे में? वेरी गुड। इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक जो होते हैं या कैटलिस्ट जो होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रशांत, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये क्या काम करते हैं? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? रासायनिक प्रक्रिया की गति,
रासायनिक प्रक्रिया की गति को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और तीसरी चीज रिएक्शन खत्म होने के बाद इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जैसे एंटर होते हैं वैसे ही बाहर हो जाते हैं, तो इन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कैटलिस्ट पर। ठीक है, जब केमिस्ट्री में हम देखते हैं ऐसे रासायनिक प्रक्रिया या केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट कहते हैं इसको, और जब यही केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, आपको मालूम है हमारी बॉडी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, तो यही प्रक्रियाएं जब हमारे बॉडी के अंदर होती हैं तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं जैव रासायनिक प्रक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शंस। जैव रासायनिक प्रक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन, यहां भी कैटलिस्ट काम करते हैं, यहां भी कैटलिस्ट काम करते हैं, लेकिन यहां पे इन कैटलिस्ट को एक खास नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है एंजाइम्स, जैव उत्प्रेरक। इनको कहा जाता है जैव उत्प्रेरक। वहां ये सिर्फ उत्प्रेरक थे, यहां ये जैव उत्प्रेरक है। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि गति को घटाने का काम करते हैं, इनको नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, बट अभी हम फिलहाल ऐसे के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि ये एंजाइम जो होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन, किसके रेट ऑफ रिएक्शन, बायोलॉजिकल रेट ऑफ रिएक्शन, जैविक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। आप जो सुबह खाना खाते हैं, हम जो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, आप जो सुबह नाश्ता करते हैं, ये नाश्ता आप देखिए तो दोपहर 12 बजे तक ये आपका डाइजेस्ट हो जाता है, और आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फिर से भूख लगने लगती है। ये इतनी जल्दी कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सिर्फ इन्हीं एंजाइम्स के कारण डाइजेस्ट होता है। अगर ये एंजाइम्स आपके बॉडी से निकाल दिए जाएं, और अगर ये एंजाइम्स प्रॉपरली काम ना करें, तो आपने जो संडे को खाना खाया है वो पूरे सप्ताह भर कहो डाइजेस्ट ना हो। ध्यान दीजिए, आपने जो संडे को खाना खाया है वो पूरे सप्ताह भर डाइजेस्ट ना हो, और शायद आपको सप्ताह भर भूख ना लगे, अगर ये एंजाइम्स को आपके बॉडी से निकाल दिया जाए तो। ठीक है, तो आपके बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए ये एंजाइम्स बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा ही एक एंजाइम होता है जो कि क्या काम करता है, जो कि बदलता है किसको, फिनाइल एलिनिन को। ठीक है, फिनाइल एलिनिन को किस में बदल देता है, टायरोसिन में बदल देता है। ठीक है, अब यहां पे ये टायरोसिन जो होता है ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। टायरोसिन जो होता है ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन वगैरह के थ्रू। ठीक है, यूरिन वगैरह के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ये एंजाइम कम हो जाए, या अगर ये एंजाइम उत्पन्न ही ना हो, कम हो जाए या इसकी मात्रा कम हो जाए, तो क्या होगा, ये फिनाइल एलिनिन जो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था वो शायद अब या तो कम होगा, या तो कम होगा, या तो नहीं होगा। और अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ध्यान दीजिए ये फिनाइल एलिनिन हमारे बॉडी में जमा होने लगता है, परिणाम स्वरूप यह जमा होने लगता है। अगर नहीं निकला तो ये जमा होने लगेगा, और अगर ये जमा होने लगा तो ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, और किसी दूसरे केमिकल में कन्वर्ट होने लगता है जिसको हम कहते हैं फिनाइल पायरुविक एसिड। अगर फिनाइल एनिलिन हमारे बॉडी से नहीं निकला तो ये जमा होने लगेगा हमारे बॉडी में, और ये बदलने लगेगा फिनाइल पायरुविक एसिड के रूप में, और अन्य अन्य इसके डेरिवेटिव्स के रूप में, या उसके अन्य स्वरूप के रूप में। फिनाइल एलिनिन बदलने लगेगा किसमें, यह बदलने लगेगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, या इसके अन्य स्वरूप में। अब ये जो हमारे बॉडी में जमा होने लगता है, ध्यान दीजिए, ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड जो जमा होने लगता है, ये मानसिक या बौद्धिक क्षमता को, मेंटल एबिलिटी को रिड्यूस करता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को धीरे धीरे कम करने लगता है।
ये जाकर के हमारे हड्डियों की जो जॉइंट्स हैं, जो गांठ है, इन जॉइंट्स में जाकर के जमा होने लगता है और यहां से जॉइंट पेन चालू हो जाता है, जॉइंट में जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये इसी फॉर्म में ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। आपके यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलने लगता है, मूत्र द्वार के थ्रू ये बाहर निकलने लगता है। और क्योंकि क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऐसे तत्वों का निर्माण करता है जिसका रंग ब्लैक होता है। जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ये ऐसे तत्वों का निर्माण करता है जिसका कि कलर ब्लैक होता है। अतः इस कारण से इस समस्या में हमें ऐसा लगता है कि यूरिन जो है, ये यूरिन कौन से कलर का आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, जबकि यूरिन ब्लैक कलर का नहीं है। यूरिन में जो ये फिनाइल पायरुविक एसिड है, ये जैसे ही बाहर से आया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो इसने ब्लैक कलर बनाया। ठीक है, तो फिनाइल कीटोनेरिया क्या प्रॉब्लम है, इसमें फिनाइल एलिनिन को ट्रायोसिन में बदलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो कम बनते हैं या नहीं बनते हैं, जिसके कारण फिनाइल एलिनिन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में और उसके अन्य रूपों में बदलने लगता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमता को धीरे धीरे कम करने लगता है। ये किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, और इस कारण से ब्लड यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का होने लगता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आई आपको। फिनाइल कीटोनेरिया में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, बताइए फटाक से। फिनाइल कीटोनेरिया में क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, और ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ एक और है, एक और हम देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक प्रॉब्लम है जो कि ब्लड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया भी एक प्रॉब्लम है जो कि ब्लड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौन बोल रहा है, रवीना। ठीक है, इसमें क्या होता है तो समझिए, ये भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ये भी माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होता है। क्या सर जी, पहली भी ऐसा रिलेटेड है, पहली पे लिया इससे रिलेटेड है, पीलिया। अच्छा, पीलिया यानी जॉन्डिस की आप बात कर रहे हैं, वीरेंद्र कुमार खरे। पीलिया यानी आप जॉन्डिस की बात कर रहे हैं, जॉन्डिस की बात कर रहे हैं वीरेंद्र, आप जॉन्डिस की बात कर रहे हैं। तो जॉन्डिस सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, नहीं नहीं वीरेंद्र ध्यान दीजिए, जॉन्डिस सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, ये वाटरबोर्न डिसऑर्डर है। ठीक है, ये जल से आता है ना, ये नहीं है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए तो थैलेसीमिया देखिए क्या होता है। थैलेसीमिया, हाँ ठीक है, चलिए थैलेसीमिया देखिए क्या होता है। तो थैलेसीमिया में भी हमारे बॉडी में ये भी क्या होता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है, ये भी माता पिता से बच्चों में आता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड हीमोग्लोबिन है, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, इसके बनने की रेट कम हो जाती है, इसके निर्माण की रेट कम हो जाती है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें दो प्रोटीन चेन होते हैं, एक अल्फा प्रोटीन चेन और एक बीटा प्रोटीन चेन। इसमें दो प्रोटीन चेन होते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सामने की तरफ हेड में हीमो लगा होता है, हीमो यानी आयरन, और यहाँ पे दो प्रोटीन के चेन लगे होते हैं इस तरह से। पहले को कहते हैं हम अल्फा प्रोटीन चेन और दूसरे को कहते हैं हम बीटा प्रोटीन चेन। ये ऐसा हीमोग्लोबिन होता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन मुख्य रूप से ले जाने का कार्य जो होता है वो इसी हीमोग्लोबिन का होता है। अब यहाँ पे देखिए, इस हीमोग्लोबिन के बनने में अगर किसी प्रकार का विकार आया या किसी प्रकार का कोई बदलाव आया, तो निश्चित रूप से भाई ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को लाता है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आया तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो थैलेसीमिया में क्या होता है, इसके जो प्रोटीन चेन है, ये देख रहे हैं आप, ये अल्फा चेन और बीटा चेन, इसमें बदलाव आ जाता है। थैलेसीमिया में इसमें बदलाव आ जाता है। अगर अल्फा चेन में बदलाव आए, अगर अल्फा चेन में बदलाव आए तो इसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन में बदलाव आए तो इसको कहते हैं हम बीटा थैलेसीमिया। यानी थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं, या तो अल्फा थैलेसीमिया या तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के अल्फा प्रोटीन चेन में बदलाव आ गया है। बीटा का मतलब है हीमोग्लोबिन के बीटा प्रोटीन चेन में बदलाव आ गया है, ठीक है। और थैलेसीमिया की सिचुएशन में हीमोग्लोबिन में बदलाव होने के कारण आपके ब्लड की जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ये भी आनुवांशिक है, ये भी जेनेटिक है, मदर से या पेरेंट से। हमने यहाँ मदर और फादर नहीं कहा है, हम यहाँ पेरेंट्स कह रहे हैं। पेरेंट्स से ये बच्चों में ट्रांसफर होता है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका भी, थैलेसीमिया का। बताइए फटाक से, समझ में आई बात? थैलेसीमिया क्लियर है? अल्फा थैलेसीमिया या फिर बीटा थैलेसीमिया, दोनों में से जिस भी प्रोटीन चेन में बदलाव आएगा उसके हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। गुड। अब देखिए, अब इसके बाद जो है हमारा नंबर से जुड़ा हुआ है। अभी तक हम किससे पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर से, आकार से जुड़ा हुआ। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नंबर से जुड़ा हुआ, संख्याओं से जुड़ा हुआ। तो स्ट्रक्चर के आधार पे आपने क्या क्या पढ़ा, तो पांचों नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइए पांचों नाम कौन कौन से थे। आपने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, आपने पढ़ा थैलेसीमिया, आपने पढ़ा हीमोफीलिया, आपने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, और एक और कौन सा पढ़ा आपने? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक और कौन सा था? 5 हमने पढ़े हैं इसमें, है ना। पॉलीकिटोनेरिया, अगला हमने पढ़ा है पॉलीकिटोनेरिया, ठीक है। तो पॉलीकिटोनेरिया, ठीक है। ये 5, और पांचों के बारे में आपको कम से कम 5-5 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनेरिया, हाँ फिनाइल कीटोनेरिया, सॉरी फिनाइल कीटोनेरिया। अगला आपके पास है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और एक कौन सा था हमारे पास? पांचों के बारे में आपको कम से कम 5-5 पॉइंट याद रखने हैं। ये पांचों क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं, तो अब वो सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछ सकता है वो न्यूक्लियर, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बताइए जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बता दीजिए। पहला, एक तो पूछ सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बता दीजिए, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर जीन्स के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव के कारण डिसऑर्डर्स बता दीजिए। तो आपको पास ये 5 ऑप्शन है जो कि जीन्स में होने वाले स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप बता सकते हैं। इंडिविजुअल, इनमें से किसी के बारे में पूछ सकता है कि बता दीजिए, कलर ब्लाइंडनेस को लिख दीजिए 5 नंबर में, या फिनाइल कीटोनेरिया को लिख दीजिए 5 नंबर में, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नंबर से जुड़े हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो संख्याएं जब बदल जाती हैं, नंबर जब बदल जाते हैं, तो उससे हम बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर बदलने पर हमने बात करी थी कि या तो एक अधिक हो जाएगा या तो एक कम हो जाएगा। यदि अधिक हो गया तो 2 की जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर कम हो गया तो 2 की जगह कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब अधिक हो जाता है, 2 की जगह 3 हो जाता है, तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। इसको कहते हैं ट्राइसोमी, त्रिसूत्रता। इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। जब 2 की जगह 3 हो जाता है, यानी 3 हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी यानी त्रिसूत्रता। और अगर 2 की जगह 1 हो जाए तो इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी, एक सूत्रता। यानी त्रिसूत्रता हम 4 इनके बारे में भी पढ़ेंगे, 4 डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, 4 एबनॉर्मलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से कि 3 हमारे पास ट्राइसोमी है और 1 हमारे पास मोनोसोमी है। ट्राइसोमी मतलब त्रिसूत्रता, यानी क्या हो गया हमारे पास? इसमें हो जाएगा 46 + 1 इज इक्वल्स टू 47 क्रोमोसोम,
और मोनोसोमी जो है, मोनोसोमी में हमारे पास हो जाएगा 46 माइनस 1 यानी 45 क्रोमोसोम, 45 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ट्राइसोमी और मोनोसोमी ये दो के बारे में अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, इन सभी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जस्ट एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, हमारे पास 3 ट्राइसोमी आएंगे और हमारे पास एक जो है ये मोनोसोमी आएगा। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो जो हम बात कर रहे हैं 23 पेयर्स की, हमने 23 पेयर्स की बात करी, जोड़ों की बात करी, इसमें से किस नंबर के जोड़े में, किस नंबर में, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां, किस नंबर के जोड़े में ये विकार उत्पन्न हो रहा है। पहला चीज तो ये देखना है कि किस नंबर के जोड़े में ये विकार उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो ट्राइसोमी है कि वो मोनोसोमी है, यानी त्रिसूत्रता है या फिर एक सूत्रता है। और तीसरा, इससे जुड़े हुए विकारों में समस्याएं क्या होंगी, जब ये प्रॉब्लम होगी तो इसमें समस्याएं क्या होंगी। ये चारों जो है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 हमारे पास है, चारों को याद रखना है। यहाँ पर ये पांचों याद हो गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे थे इसमें ये पांचों हमें याद हो गए। सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, हीमोफीलिया। तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। और पांचवा क्या है, थैलेसीमिया। ठीक है, 5 यहाँ पे, 4 वहां पे, 5 4 9 हमें पढ़ना है। ये पांचों याद हो गए आपको, फटाफट बताइए। ये पांचों में आपको कहीं जैसा जैसा पढ़ते जा रहे हैं वैसा वैसा इसको याद भी करते चले जाइए। बताइए यहां तक में कहीं कोई डाउट। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं डेली के डेली इसको याद करते चले जाइए, डेली के डेली आप याद करते चले जाइए, डेली के डेली आप इसको लिखते चले जाइए, एक अलग से कॉपी बना करके लिखते चले जाइए उसमें। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। ये किसका नंबर है, 1 2 3 4 5, ये किसका नंबर है, 1 2 3 4 5 ये किनका नंबर है। ये जो लॉगिन हुए हैं 1 2 3 4 5 के नाम से, आप कल की क्लास में अपना नाम अपडेट कीजिए। ठीक है, जितने भी लोग लॉगिन होते हैं प्लीज आप लोग अपने नाम से अपडेट कीजिए, सो दैट कि दो चीजें हैं, एक तो हमें अटेंडेंस लेने में भी इजी होगा और दूसरी चीज हमें कम्युनिकेट करने में इजी होगा कि हम किससे बात कर रहे हैं ना, तो अपना नाम उसमें लॉगिन में चेंज कीजिए। ठीक है, चलिए, कल की क्लास में अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहां तक में कहीं कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, किसी को भी। यहां तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, चलिए कल फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।